हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घनर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे सब आई वो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के इतिहास। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है, तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में फेसबुक है तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। 2 जुलाई 1797 प्लासी के लड़ाई में हारने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एक धोखे के चलते मारे गए, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक छत्र राज हो गया। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी, 50 तोपों से उनकी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 3,000 सैनिकों से हार गई थी। तो आज हम जानेंगे बंगाल के आखिरी स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला को मिले इस धोखे की कहानी। नवाब सिराजुद्दौला का जन्म 1733 में बंगाल में हुआ था। मुगल कालीन बंगाल सूबे में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा शामिल थे। इस सूबे की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। तब मुर्शिदाबाद की चाकाचक तत्कालीन लंदन शहर से भी ज्यादा थी। इस शहर के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा, मुर्शिदाबाद लंदन जितना बड़ा, आबाद और समृद्ध शहर है। अंतर सिर्फ इतना ही है, लंदन में जितनी दौलत एक अमीर आदमी के पास है, उससे कहीं ज्यादा दौलत यहाँ आने के लोगों के पास है। दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह फारूक सियार से शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपना व्यापार शुरू किया। इस व्यापार के दम पर कंपनी यहाँ अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। इन सब गतिविधियों के बीच बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का निधन हो गया। तब वो 80 साल की हो गए थे। 23 साल के सिराजुद्दौला को मिला कांटों से भरा बंगाल का तख्त। दरअसल अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बंगाल के तख्त का उत्तराधिकारी घोषित किया था। सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल के थे जब उन्हें बंगाल का कमान सौंपे गए थे। उनके रिश्तेदार और दरबारी उनसे खफा थे। उनकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम उन्हें पसंद नहीं करती थी। उनके अलावा नवाब अलीवर्दी खान की दूसरी बेटी मोमिना बेगम का बेटा शौकत जंग नवाब बनने का ख्वाब देखता था। हालांकि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की पहली पसंद थे, इसी वजह से शौकत जंग भी उनसे नफरत करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें देखते हुए सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खान ने अपने निधन से पहले उन्हें यूरोपीय व्यापारियों से सावधान रहने के लिए सलाह दी थी। इसके चलते नवाब कंपनी की गतिविधियों पर खास ध्यान देते थे। मुगल बादशाह ने कंपनियों को बंगाल में व्यापार करने से कुछ विशेष अधिकार दिए थे, जिन्हें दस्तक कहा जाता था। नवाब इन अधिकारियों के खिलाफ थे, क्योंकि उनके इस्तेमाल के लिए कंपनी उनके दरबारियों को घूस देकर काम चलाया करती थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से नाराज चल रहे मीर जाफर और दूसरे दरबारियों को भड़कने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे थे। बात यही नहीं रुकी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को नीचा दिखाने के लिए कलकत्ता के फोर्ट विलियम की किलाबंदी मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। इसके जवाब में नवाब ने कलकत्ता पर हमला बोल दिया। वहाँ के कासिम बाजार के इलाके पर कब्जा करने के बाद नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया। नवाब के फौज ने छोटे तहखाने में 147 ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों को कैद भी कर लिया गया, जिसके चलते 43 लोगों की दम घुटने से मौत हो गए। ये घटना ब्लैक होल ट्रेडेस के नाम से भी जानी जाती है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर समेत कुछ मंत्रियों ने नवाब के शासन से नाराज होकर बंगाल के तख्त पलट का फैसला किया। नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से उखाड़ फेंकने की इस साजिश की जानकारी बंगाल में कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को दी गई। मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइव ने मीर जाफर का साथ देने का फैसला किया। दोनों के बीच सौदा हुआ कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अपनी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर हमला करने का आदेश दिया। इससे गुस्सा हुए नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करने का फैसला किया। भारत में कदम जमाने की कोशिश कर रहे फ्रांस ने इस मौके को देखते हुए नवाब की सेना के साथ देने की ठानी। उनके समर्थन से सिराजुद्दौला ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं का सामना प्लासी के मैदान पर हुआ। जंग में मीर जाफर का धोखा। दरअसल 23 जून 1797 में गुरुवार का दिन था। प्लासी के मैदान पर गंगा नदी के किनारे नवाब का फौज और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के आमने सामने थी। करीब 50,000 सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों से सिराजुद्दौला की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 3,000 सैनिक और कुछ 12 तोपों से मुकाबले कई गुना बड़ी थी। कंपनी की सेना के सौदे के तहत मीर जाफर ने साजिश को अंजाम दिया। अफगान और मराठों में से हमले के खतरे का हवाले देते हुए जाफर ने नवाब को एक पूरी सेना नहीं उतारने देने की सलाह दी। इस सलाह को मानते हुए सिराजुद्दौला ने मीर मदन की अगुवाई में 8 से 10,000 सैनिक को लड़ने का हुक्म दिया। इस टुकड़ी के अटैक और फ्रांस तोपों के हमलों से कंपनी के 27 जवान मारे गए। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव ने तय किया कि जैसे तैसे दिन निकल जाने के बाद रात के समय नवाब पर हमला करने का योजना बनाए। इस बीच बहुत तेज बारिश होने लगी। मानसूनी इलाकों में युद्ध का अनुभव रखने वाला क्लाइव ने तुरंत गोला बारूद को भीगने से बचाया। इस बीच मीर जाफर को सिराजुद्दौला की फौज के गोले बारूद को बर्बाद करने का मौका मिल गया। ज्यादा तोपें होने के बाद नवाब कुछ न कर पाने की स्थिति में पड़ गए। बारिश रुकते ही मीर मदन ने स्थिति समझे बिना ही हमला बोल दिया। क्लाइव के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने अपनी सारी तोपों उसकी टुकड़ी की तरफ मोड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नवाब की फौज पर कहकर बनकर गिरी। इस लड़ाई में मीर मदन की मौत हो गई। इसके बाद नवाब ने मीर जाफर से सलाह मांगते हुए आगे की योजना पूछी। मीर जाफर ने नवाब को पीछे हट जाने की सलाह दी। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के बात मानते हुए ब्लंडर कर दिया। लड़ाई रोके जाने के बाद जब नवाब फौज लौटने लगे तब क्लाइव के सेना ने फिर से अचानक हमला बोल दिया। इसमें नवाब और उसकी सेना तितर बितर होकर बौखलाई गई।
क्लाइव ने लड़ाई में जीत ली, नवाब सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। लड़ाई हारने के बाद मैदान छोड़कर भागना पड़ा सिराजुद्दौला को। एक ऊंट पर बैठकर सिराजुद्दौला जैसे तैसे मुर्शिदाबाद पहुंचे। मशहूर इतिहास सैयद गुलाम हुसैन खान ने इस किस्से को बताते हुए अपनी किताब में लिखा, नवाब सिराजुद्दौला आम आदमियों की तरह कपड़े पहनकर भागे थे। उनके साथ नजदीकी कुछ रिश्तेदार भी थे। करीब सुबह 3 बजे उन्होंने अपनी पत्नी लुत्फुन्निसा और कुछ करीबी लोगों को ढकी हुई गाड़ी में बैठाया। जितना सोना चांदी वो अपने साथ ले सकते थे अपने साथ लिया और वो राजमहल छोड़कर भाग गए। नवाब सिराजुद्दौला सिपते सिपाते वो 2 दिन के बाद सबको साथ लेकर जैसे तैसे पटना पहुंचे। मिर्जाफर के बेटा मीरान ने सिराजुद्दौला को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पटना के एक फकीर शाह दाना मुखीबरी की वजह से सिराजुद्दौला के ठिकाने का पता मिर्जाफर के सिपाहियों को लग गया। इसके बाद सिराजुद्दौला को हथियारबंद लोगों ने घेर लिया और पकड़ लिया। 2 जुलाई 1797 को उन्हें वापस मुर्शिदाबाद लाया गया, जहाँ मिर्जाफर के बेटे उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्हें हत्या कर दी गई। उनके शव पर फांसी लटका दिया गया। जिस जगह पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गए उसे आज भी नमक हराम ड्योरे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नवाब के मृत शरीर को हाथी पर चढ़ाकर मुर्शिदाबाद शहर के परेड कराए गए। मिर्जाफर यही नहीं रुका, इसके बाद उसने सिराजुद्दौला के परिवार के सभी महिलाओं की हत्या कर दी गई। मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। नवाब सिराजुद्दौला को दिए गए इस धोखे की वजह से मिर्जाफर को एक विश्वासघाती के तौर पर जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक पेज तोहा पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।